नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई 6 साल पुरानी है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और ज़िला है इंदौर। हुआ कुछ यूँ कि 17 दिसंबर 2020 को सुबह करीब 8 बजे इंदौर पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया। फ़ोन पर एक व्यक्ति ने ये बताया कि मैं जिस घर में रहता हूँ उसके ठीक पड़ोस में एक दंपत्ति रहती है। दंपत्ति का जो बेटा है, बड़ा है, वो आज सुबह सुबह जैसे ही 6 बजे के आसपास घर पर आया तो उसने देखा कि घर का ताला बंद है। झांक कर देखा तो उसके माँ और बाप दोनों के शव खून से लथपथ कमरे में पड़े हुए हैं। शोर मचाया, मैं भी बगल में आया, मैं भी भाग कर आया। पड़ोसी होने के नाते ताला तोड़ा गया और भीतर देखा कि माँ और बाप दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं और उनके शरीर पर किसी गंभीर धारदार हथियार से हमला किया गया है। कंट्रोल रूम से वो जगह की पूरी लोकेशन पूछी गई, थाने पर सूचना दी गई। थाने से पूरा थाना और मैं थानाध्यक्ष के दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचकर उसने ये देखा कि पति पत्नी दोनों ही एक बिस्तर पर, एक डबल बेड पर दोनों ही मृत पड़े हुए हैं और कमरे में खून बिखरा हुआ है। दोनों के गर्दन पर गंभीर धारदार निशान के गंभीर निशान पड़े थे। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी कटे हुए यानी धारदार हथियार से किए गए वार के निशान भी मौजूद थे। लेकिन उसी समय उसी बिस्तर पर एक किनारे साफ सुथरा एक कागज पड़ा हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। पुलिस ने फौरन उसको कब्जे में लिया, पढ़ा और ये देखा कि उसमें घर की यानी उस दंपत्ति की बेटी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी कि मैंने ही अपने माँ बाप की हत्या की है, मुझे ढूंढने की कोशिश न की जाए, मैं पुलिस की पकड़ से या पुलिस की पहुंच से बहुत दूर निकल गई हूँ। ऐसा कुछ उसमें इस भाव का कुछ उसमें लिखा हुआ था। पुलिस ने खैर अपनी जांच पड़ताल की। पुलिस को प्राथमिक रूप से ये लगा कि अब इस केस में कुछ ज़्यादा नहीं है। बेटी ने ही, और वहाँ देखा बेटा मौजूद था लेकिन बेटी का कोई पता नहीं था। भाई भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया और उसने कहा कि मेरी बहन की उम्र सिर्फ 15-16 साल थी, 16 साल से ज़्यादा नहीं थी, यानी वो नाबालिग थी और 2 लोगों की हत्या कर पाना शायद उसके बस का नहीं था। इसलिए पुलिस को थोड़ा शंका हुई। खैर मौके से एफएसएल की टीम आ गई। मौके से तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए गए, जैसे ब्लड के सैंपल इकट्ठा किए गए, दोनों जो शव थे वो किस पोजीशन में हैं उसकी फ़ोटोग्राफ ली गई, पैरों के निशान, उंगलियों के निशान, ये सब चीज़ें ली गई। साथ ही साथ उनको मुख्य दरवाजे पर च्युइंगम चिपका हुआ एक मिला, उसको भी लिया गया और उसका सैंपल बनाकर रख लिया गया। पुलिस ने पूछा, वहाँ पर लड़के से पूछा कि क्या आप च्युइंगम प्रयोग करते हैं? उसने कहा नहीं साहब, मैंने इधर पिछले 20 दिन से कोई च्युइंगम नहीं खाया है। फिर लड़की के बारे में पूछा गया, भाई से पूछा गया कि क्या वो च्युइंगम ज़्यादा खाती है? उसने कहा नहीं, वो भी च्युइंगम नहीं खाती है, यानी आदती नहीं है। घर में भी ये तलाश किया गया कि च्युइंगम का रैपर कहीं मिल जाए, लेकिन पूरे घर में च्युइंगम का रैपर नहीं मिला। पुलिस को शंका हुई कि ये च्युइंगम उस आदमी का या उस लड़की का या उस औरत का हो सकता है जिसने ताज़ा ये बिल्कुल ताज़ा चिपका हुआ च्युइंगम था वो, जिसने अभी रात में ही च्युइंगम खाया हो और घर में घुसने से पहले उस च्युइंगम को निकाल के दरवाजे पर चिपका दिया हो। सिर्फ एक कागज और ये च्युइंगम, इसके सिवा पुलिस के पास कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। अच्छा, एक बात और बता दूं, चूंकि लड़की नाबालिग थी, आरोपी थी, इसलिए
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में जो स्पष्ट है कि नाबालिग अपराधियों के बारे में एक तो उनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, इसलिए या पहचान उजागर होने का कोई कोई क्लू किसी समाचार में या किसी तरह से उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माँ बाप के परिवर्तित नाम, भाई का परिवर्तित नाम और उसका पूरा पता, कहाँ पर वो रहते थे, इसका कोई जिक्र इस घटना में नहीं कर सकता। इसलिए इशारों इशारों में ही इसे समझने की कोशिश करें। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इस तारीख को इंदौर में हुई इस डबल मर्डर के बारे में नेट पर सर्च कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों लाशों को पंचायतनामा भरा, सील किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंदौर का ये पश्चिमी क्षेत्र था। तारीख मैंने बताई 17 दिसंबर 2020। दंपति अमित और सीमा, ये परिवर्तित नाम है, ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए पहले बताया, कोई सही नाम मैं बता नहीं सकता जिसके सहारे उस नाबालिग अपराधी का पता किया जा सके। लिहाजा अमित और सीमा अपने घर में सो रहे थे। परिवार के लिए बिल्कुल सामान्य दिन था और उसी समय एक आरोपी जिसका नाम बाद में धनंजय उर्फ शुभ्रांशु यादव पता लगा, तो शुभ्रांशु यादव उर्फ धनंजय करीब 1 बजे के आसपास वो घर के भीतर प्रवेश करता है। घर की उस लड़की ने दरवाज़ा पहले से ही खोल रखा था। भीतर जाकर सो रहे दंपत्ति पर उसने अपने साथ लाए हुए संतूर, एक हथियार है, हंसिया की तरह होता है, और एक हंसिया भी, ये दोनों चीज़ें लेकर गया था और बिना देर किए उसने दोनों के गर्दन पर वार किया ताकि उनकी आवाज़ भी न निकल सके। उसके बाद कई वार किए उनके सिर पर और शरीर पर और दोनों ही मृत हो गए। पुलिस ने फिर उस नोट को, जो नोट वहाँ छोड़ा गया था हाथ का लिखा हुआ, उसके बारे में भी जानकारी करनी शुरू की कि ये लिखावट किसकी है। घर में मौजूद माँ बाप यानी उस दंपत्ति जिनकी हत्या हुई थी, उनके नोट को भी लिया गया। उनके लिखे हुए कागज़ पुलिस ने रखे अपने पास। बेटा और बेटी दोनों के लिखे हुए कागज़ भी जो जो उन्हें मिले वो सबूत के तौर पर रखे गए। फिर पुलिस को ये अंदाज हो गया कि जो कुछ लिखा गया है इस कागज़ में वो वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि जांच को दूसरी दिशा में ले जाने या जांच को उलझाने के लिए ऐसा लिखकर दिया गया है। खैर, पुलिस ने सारी चीज़ें इकट्ठा की। अगले ही दिन यानी 17 सीसीटीवी फुटेज जब निकाला गया वहाँ पास का, तो एक व्यक्ति घर में जाते समय करीब 1 बजे के आसपास और सुबह 4 बजे लौटते समय, और वो नाबालिग लड़की उसके साथ में थी, लौटते समय वो दिखाई गई। खैर, पहचानने के लिए उसे पहचान उसकी कराई गई उस अज्ञात व्यक्ति की, तभी उसका नाम तुरंत पता लग गया कि ये धनंजय उर्फ शुभ्रांशु यादव है। पुलिस ने सारे भौतिक साक्ष्य इकट्ठा किए, कपड़े। फिर उसने जब पुलिस ने उससे आला कत्ल यानी जिस हथियार से ये कत्ल किए गए हैं उनके बारे में पूछा, तो उसने उसे जाकर बरामद कराया और ये भी बताया कि घटना के समय पहने गए कपड़ों में चूंकि बहुत खून लग गया था, इसलिए उसको भी बदला गया और उसे भी एक मैदान के किनारे की झाड़ियों में छिपा दिया गया और पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया। खैर, धीरे धीरे ये बात पता लगी कि धनंजय और उस परिवार की उस नाबालिग बेटी के बीच प्रेम संबंध हो गया था और लड़की अपने माँ बाप से धनंजय से शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन माँ बाप ने इसका घोर विरोध किया था। उसने ये बताया धनंजय ने यानी अभियुक्त ने कि 17 दिसंबर 2020 की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच वो गया भीतर और उसी ने दंपत्ति की
हत्या कर दी थी और घटना के बाद घर को बाहर से बंद कर दिया था। जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया था मारने में, उसने वो सतूर और हसिया था। इन दोनों की बरामदगी पुलिस ने कर ली थी और 18 तारीख को ही धनंजय गिरफ्तार हो गया था। जो कपड़े और उसने हथियार छिपाए थे वो सुपर कॉरिडोर के पास खाली मैदान, सर्विस रोड और झाड़ियों वाले क्षेत्र में उसके उसका जीन्स, टी शर्ट, जूते, हथियार ये सब बरामद हुए, जिसे सील करके एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया था। लड़की की उम्र मैंने आपको बताया कि 16 साल थी, 16-17 के बीच में होगी, और लड़के का यानी हत्या का जो आरोपी था उसकी उम्र करीब 28-30 साल थी। खैर इसका मुकदमा चला, ट्रायल शुरू हुआ। ज़्यादातर पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य थे, सरकमस्टांशियल एविडेंसेस थे, और उससे भी ज़्यादा मजबूत एविडेंसेस फॉरेंसिक एविडेंसेस थे। खैर पुलिस ने कोर्ट में शुरू किया इसका, जब ट्रायल शुरू किया तो ये सब जांच रिपोर्ट ट्रायल के समय केस डायरी के साथ लगाई गई। जैसे च्युइंगम जो दरवाजे पर चिपका हुआ था वो उसी के धनंजय के डीएनए से उसके लार का जो डीएनए च्युइंगम में था वो उससे मैच खा गया, यानी वो उससे उसका मिलान हो गया और ये साबित हुआ कि घटना वाले दिन वो च्युइंगम खा के ही गया था और भीतर घुसने से पहले उसने मुंह से च्युइंगम निकाल के दरवाजे पर अननोइंगली दरवाजे पर चिपका दिया था। खैर इसके अलावा धारदार हथियार, घटना के समय पहने हुए कपड़े और वैज्ञानिक साक्ष्य जो पुलिस ने जब्त किए थे वो कोर्ट में प्रस्तुत किए गए और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। कुल 25 गवाहों के बयान कराए गए। वैज्ञानिक और पारिस्थितिक जनसाक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध कोर्ट में सिद्ध किया। अभियोजन की ओर से तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश ने इसमें आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। 28वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जो न्यायाधिकारी थे, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश थे, श्री हेमंत कुमार रघुवंशी ने की कोर्ट में ये चिन्हित फैसला, यानी ऐसा मुकदमा जो प्रियोरिटी पे रखा जाता है, चिन्हित केस का ये फैसला उन्होंने सुनाया और उसमें उन्होंने डबल उम्र कैद की सज़ा सुनाई धनंजय और शुभ्रांशु यादव को। भारतीय दंड संहिता के प्राविधान, उस समय ये नई दंड संहिता नहीं आई थी, बीएनएसएस या बीएनएस नहीं आई थी, तो धारा 302 के 2 मामलों में दोहरे आजीवन कारावास, धारा 460 में 10 वर्ष की कारावास, धारा 397 में 7 वर्ष और आर्म्स एक्ट के 25(1)(b) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय ने सुनाई और साथ ही साथ 33,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक नाबालिग प्रेमिका और बड़े उम्र का प्रेमी धनंजय उर्फ शुभ्रांशु यादव, इनके बीच में प्रेम इतना परवान चढ़ा कि शादी करने की बात इन्होंने शुरू कर दी और उसका पुरजोर विरोध करने वाली प्रेमिका की माँ और पिता, उन दोनों की हत्या इस प्रेमी ने कोल्ड ब्लड में कर दी ताकि वो और उसकी प्रेमिका साथ साथ रह सकें। माँ बाप का जो विरोध था वो 3 कारणों से था। पहला कारण कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, यानी वो नाबालिग थी। माँ बाप को ये लग रहा था कि अगर ये शादी हो जाएगी, ये खुद कर लें या हम शामिल हो जाएं, तब भी पुलिस हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमा कायम करेगी कि कैसे आपने नाबालिग लड़की की शादी कर दी। उन्हें ये भी लग रहा था कि अगर ये शादी हुई तो पुलिस अपराध कायम करके यानी एफआईआर लिख के हम दोनों को अरेस्ट कर लेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
दूसरा कारण था कि लड़का लड़की अलग अलग जाति के थे और माँ बाप का परिवार और रिश्तेदार इस शादी को कभी स्वीकार न करते और माँ बाप को समाज के ताने और हो सकता है ताने का सामना करना पड़ता और हो सकता है समाज उसे उसकी बिरादरी से बहिष्कृत करा देता। ऐसी स्थिति परिवार के लिए बहुत अपमानजनक होती। माँ बाप का ये भी कहना था कि शादी के बाद लड़की के भाई की शादी में भी बहुत दिक्कत होती, इसलिए ये शादी नहीं की जा सकती। तीसरा कारण था कि लड़का कुछ भी नहीं करता था और उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति भी इतनी, वो लोग इतने सक्षम नहीं थे कि लड़की की शादी के बाद अच्छी तरह से देखभाल भी कर पाते। जब जब लड़की ने उसी से शादी करने की जिद की, तब तब माँ बाप ने यही कारण लड़की को समझाए कि इन कारणों से शादी किया जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर लोग आगे समय लेने के लिए कहते हैं कि भाई बालिग हो जाओगी तो हम बात करेंगे इस पर, अभी तो किसी कीमत पे ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन लड़की इस बात को न मानने को तैयार थी, न कुछ भी समझने को तैयार थी। उसने प्रेमी पर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इस समस्या का समाधान सिर्फ माँ बाप को इस दुनिया से विदा कर देने में ही है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम दोनों शादी कर सकें। और इस बात को प्रेमी ने फौरन मान भी लिया और अपने साथ वो हंसिया और वही जो धारदार हथियार था वो अपने साथ ले गया। 1 बजे वो लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने पहले से ही दरवाज़ा खोल के रखा था और प्रेमी ने पहुंचते ही सोते हुए प्रेमिका उसको माँ बाप के कमरे तक ले गई, दिखाया कि दोनों सो रहे हैं और उसने पहुंचते ही दोनों की गर्दन पर तेज़ धारदार हथियार से ऐसा प्रहार किया कि दोनों को बोलने का या चीखने का भी मौका नहीं मिला। देखिए, ऐसी स्थिति में इस तरह की औलाद के बारे में अब क्या ही कहा जाए। अपनी ही औलाद थी और अपने ही माँ बाप का कत्ल इन्होंने कर लिया। तो ऐसी औलाद के बारे में किसी ने लिखा है, बहुत प्रचलित सी कहावत है कि औलाद ना हो तो दुख होता है, औलाद हो और मर जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन औलाद हो और नालायक निकल जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। हो सकता है माँ बाप के लिए ये औलाद यानी ये लड़की नाकाबिले बर्दाश्त थी, उसकी जिद नाकाबिले बर्दाश्त थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। एक लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने माँ और बाप दोनों की हत्या कर दी। आशा है आप इन सभी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।